हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपको पता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी एज लिमिट 30 साल नहीं बल्कि 32 साल है। अगर आप ओबीसी से हो तो आपकी एज लिमिट 35 साल है। अगर आप एससी एसटी से हो तो आपकी एज लिमिट 35 साल नहीं 37 साल है। ठीक है, ये 2 साल एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, लेकिन कैसे मिलते हैं? सारी पोस्ट के लिए नहीं है। एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, मतलब कि जो आपकी एज लिमिट है वो 2 साल बढ़ जाती है किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, छोटी छोटी जानकारियाँ नहीं होती, जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म में अपना बहुत नुकसान करवा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको उस पोस्ट के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे आप उसको कम कंपटीशन में हासिल कर सकते हो। ठीक है, तो पोस्ट का नाम है बेसिकली जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये जो पोस्ट है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि इस पोस्ट की जो एज लिमिट है वो 32 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। यानी कि जो भी आपकी एज लिमिट है, अगर आप ओबीसी से आते हो तो 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, एससी एसटी आओगे तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो एज लिमिट जो 32 साल है, ये जो पोस्ट है ना, ये पोस्ट है ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट। मतलब कि जैसा कि आपको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, भारत सरकार में जो अधिकारी होते हैं और कर्मचारी होते हैं उनकी एक हायरार्की होती है। तो हायरार्की में सबसे ऊपर होते हैं ग्रुप ए वाले। तो ग्रुप ए ऑफिसर्स कौन होते हैं? आईएएस, आईपीएस, आईआरएस या आईएसएस, जो कि यूपीएससी के थ्रू जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऑफिसर लेवल के लोग आते हैं वो आते हैं ग्रुप बी ऑफिसर्स में, जो इसको मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहते हैं। इसके बाद जो लोग आते हैं वो ग्रुप सी में आते हैं, जो कि एक्चुअली कर्मचारी होते हैं, मतलब एम्प्लॉय कहलाते हैं, वो ऑफिसर नहीं कहलाते हैं। तो ये जो पोस्ट है, जेएसओ की पोस्ट है, ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ये ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली में इसमें पोस्टिंग लेते हो तो आपके लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये इन हैंड आएंगे। तो एक हैंडसम सैलरी यहाँ मिल जाती है आपको। इस पोस्ट की सबसे अच्छी बात ये, मैं डिटेल में हालांकि इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि अभी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको इसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसी फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है दोस्तों इस पोस्ट में ये है कि इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है। कंपटीशन इस पोस्ट को लेने के लिए इसलिए कम होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई पोस्ट है जिसके हमको अलग से अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद में जब आपको ये पोस्ट मिल जाएगी ना, तो बहुत आसानी से ट्रांसफ़र मिल जाता है आपको। ठीक है, इस पोस्ट में इसलिए आसानी से ट्रांसफ़र मिलता है, देखिए जनरली बहुत सारी पोस्ट ऐसी होगी जहाँ पर आपको मालूम होगा कि ट्रांसफ़र मिलते ही नहीं है। जहाँ आपको पोस्टिंग मिल गई, आपको बहुत बड़ा समय अपनी सर्विस का वहीं निकालना है। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली आपको 6 से 8 महीने या साल भर में आपको आपकी डिज़ायर्ड प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको मिल जाती है। तो ये सबसे अच्छी बात इस पोस्ट की है। और इस पोस्ट में इतना वर्कलोड नहीं होता जितना दूसरी पोस्ट में होता है। ठीक है, तो आपको एक स्पेयर टाइम मिल जाता है, दूसरी आपको पढ़ाई करना है, दूसरा कोई काम करना है, तो काफ़ी अच्छा समय आपको मिल जाता है। इस पोस्ट को लेने के लिए आपको एग्जाम, जो आपका टीयर 2 एग्जाम होगा उसमें आपको एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर अलग से देना होता है। बस यही एक काम एक्स्ट्रा करना होता है आपको, पर ये काम इतना भारी नहीं जितना कि ओवरऑल एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, ओवरऑल एग्ज़ाम आपको ज़्यादा कंपटीशन मिलता है, बट इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको बहुत कम कंपटीशन मिलता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर्टिकुलर पेपर की तैयारी ही नहीं करते हैं, है ना। तो ये एक एडवांटेज हमको लेना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि तैयारी कैसे करना है, तो हमारा कंप्लीट कोर्स है इसके लिए। ठीक है, सीजीएल 23 का अपडेटेड पैटर्न के ऊपर इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। सारी चीज़ आपको इसी में मिल जाएगी। इसमें जो कूपन कोड आप लगा सकते हो सीजीएल 2023, तो आपको अच्छा खासा इसमें डिस्काउंट हो जाएगा। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस कोर्स को आप टैबलेट में, मोबाइल में, कंप्यूटर में, पीसी में, मतलब वो टैबलेट पीसी हो गया, लैपटॉप में, स्मार्ट टीवी में, कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो अपडेटेड कोर्स है और यहाँ पर आपको कंप्लीट मिलेगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा 2019 का सीजीएल, 20 का सीजीएल या 21 का सीजीएल में मोस्टली जो सिलेक्शन हुए हैं जेएसओ की पोस्ट पे या एसआई ग्रेड 2 की पोस्ट पे, वो हमारी पुरानी बैचेस के ही स्टूडेंट्स हैं। आप देख सकते हो, मैंने अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे बच्चों के जो भी टेस्टिमोनियल्स है वो मैंने डाले हुए हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पढ़ सकते हो। तो अगर आपको इसमें एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कूपन कोड बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहता है, तो आप हो सके तो टाइमली अगर आपको करना है तैयारी तो एनरोल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे अप्लाई आप कर सकते हो। तो देखो, जब आप फॉर्म भरोगे ना, तो अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। आप जब करेक्शन करोगे तो कर सकते हो। जब 3 तारीख को आपकी डेट खत्म हो जाएगी ना, तो उसके बाद में 4-5 2 दिन मिलेंगे, 4 तारीख 5 तारीख, उन 2 दिनों में आप करेक्शन कर सकते हो। तो अगर आपने फॉर्म भर भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म नहीं भरा तो ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 18.1 है। ठीक है, 18.1 में वो आपसे पूछेगा, आर यू ऑल्सो अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, मतलब कि आप जेएसओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर येस करना है। ठीक है, फिर वो पूछेगा कि क्या आप इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हो, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या नॉमिनल से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो आप देख लेना और उसके बाद आपको इसमें यहाँ पे भी येस करना है। ठीक है,
और अगर आप SI ग्रेड 2 के लिए करते हो तो इसके लिए आपको यस यस ही करना है, ठीक है। अब मैं केवल JSO के लिए यहाँ बात कर रहा हूँ, क्योंकि JSO एक ऐसी पोस्ट है उसमें मोस्टली बच्चे एलिजिबल होते हैं, बट इसके लिए वो अप्लाई करते ही नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसके लिए आप एलिजिबल कैसे रहोगे। अच्छा, स्पेशली यार ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग कि अपना अटेम्प्ट खो चुके हैं लास्ट वाला, जैसे कि एज रिकनिंग इशू चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे जो कि बाहर हो गए हैं उस एग्ज़ाम से, उनको बता रहता हूँ कि अगर आप JSO को ले लेते हो, क्योंकि 32 साल आपकी एज लिमिट है, यहाँ पे 2 साल एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, JSO को लेकर के आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तक कैसे पहुँच सकते हो। मतलब अगर आपको ITI इंस्पेक्टर बनना है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, तो आप JSO के थ्रू कैसे कर पाओगे ये काम, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखना, जब आप फॉर्म में अप्लाई करोगे तो ये जरूर कर देना कि आप 18.1 18.2 यहाँ पर यस यस कर देना, और 19.1 19.2 में भी यस यस कर देना, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सर हम एलिजिबल नहीं तो हम यस क्यों करें, उसकी चिंता मत करो, मैं आपको उसका जवाब भी दे दूंगा कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको यस करना है 18.1 18.2, इसलिए करना है क्योंकि आपने अब नो नो कर दिया अगर, तो आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, तो आप इस पोस्ट से बाहर हो गए हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इस पोस्ट की, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको ग्रेजुएशन तो करना ही है ना भाई। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम का नाम क्या है, CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मतलब ये है कि ग्रेजुएट तो आपको होना ही है, पहली रिक्वायरमेंट है ना। तो वो तो सभी पोस्ट के लिए। अब इसके लिए आपको अलग से क्या करना है, जो आपके 12th में आपने गणित पढ़ रखा है, अगर मैथ्स पढ़ रखा है, ठीक है ना, तो मैथ्स में आपके मिनिमम 60% नंबर होना चाहिए, मिनिमम, ठीक है। यानी कि मान लो आपने 12th में मैथ्स पढ़ा है और उसमें आपका 100 नंबर का पेपर हुआ है, तो आपके मिनिमम 60 नंबर होना चाहिए 100 में से। अगर वो पेपर 50 नंबर का हुआ है तो वो 30 में, उसमें से 30 आपके मिनिमम होना चाहिए, है ना। तो परसेंटेज लिखा हुआ 30-60%, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो मिनिमम 60% मैथ्स में आपके होना चाहिए 12th में। अगर ऐसा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक क्राइटेरिया ये हो सकता है कि जो ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री है उसमें कोई भी एक सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स का होना चाहिए। मतलब कि जो ग्रेजुएशन आपने किया हुआ, BCom किया होगा, BSc किया होगा, कुछ भी किया हुआ, वहाँ पर कभी भी एक बार आपने एज ए सब्जेक्ट, है ना, स्टैटिस्टिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने डिग्री लेवल पे पढ़ रखा है, ठीक है। अब ये भी बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, उसको मैं क्लियर करने वाला हूँ कि अगर आपके मार्कशीट में एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स वर्ड नहीं लिखा है तो क्या लिखा होगा तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। बट बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता है कि इन दोनों में से या तो आपको ये सेटिस्फाई करना है या फिर ये करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। तो या तो आप 60% ले आओ गणित में 100 में से, है ना, तो 60% है तो मैथ्स में ला रहे हो। अगर आपने 12th में मैथ्स नहीं पढ़ा है, बहुत सारे बच्चे कॉमर्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने अगर मैथ्स नहीं पढ़ा तो फिर ये वाली सेटिस्फाई कर दो। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है, तो आप इस पोस्ट के लिए, JSO पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ये कहते हैं कि हमारी मार्कशीट में स्टैटिस्टिक्स नहीं लिखा है। तो कई बार क्या होता है ना, देखो अगर स्टैटिस्टिक्स नहीं भी लिखा है, ये मान लो नहीं लिखा है, तो कभी कभी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स लिखा होता है, कहाँ पर कभी आप देखोगे फॉर्मल स्टैटिस्टिक्स लिखा होता है, कभी अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स लिखा होता है, कभी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स लिखा होता है, कभी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिखा होता है, कभी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स लिखा होता है, या कोई भी एक वर्ड पहले लिखा हुआ उसके आगे स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है। अगर ऐसा भी कहीं लिखा हुआ है ना, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे हैं डिपार्टमेंट में जिनका इनमें से कोई था। तो ये निश्चिंत आप रहना, ऐसा मत सोचना कि केवल वर्ड स्टैटिस्टिक्स चाहिए। अगर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वाले, मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं जो कि BCom करते हैं, और BCom के अंदर एक सब्जेक्ट होता है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो अगर आपकी मार्कशीट में ये लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल हो, है ना। तो चिंता मत करना। मैं क्योंकि इस चक्कर में मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चे अप्लाई ही नहीं करते हैं, और अप्लाई करते भी हैं तो उनको डाउट रहता है तो तैयारी नहीं करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मान लो कि इनमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। कभी कभी क्या होता है, आपकी जो कॉलेज है वो मार्कशीट निकालती है, तो मार्कशीट में वो ऐसे लिख देती है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, और उनके आगे उनके जो भी आपके नंबर आए हैं 30, 100 में से 50 में से 30 आए हैं, है ना, जो भी मार्क्स हैं आपके, वो मार्क्स लिखे होते हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो उस केस में बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। आपको कुछ नहीं करना, आपको जिस भी कॉलेज से आपने पढ़ाई की है, जिस कॉलेज ने आपको मार्कशीट इशू करी है, उस कॉलेज के पास में आपको जाना है। जो भी आपके एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं उनके पास जाओ और उनको बोल दो कि हमको एक लेटर बना के दे दो कि हमने ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ना। क्योंकि बेसिकली जो मार्कशीट इशू कर रहा है कॉलेज, वो अगर ये लिख के दे दे कि आपने अपने ग्रेजुएशन में डिग्री लेवल पे स्टैट्स पढ़ा है, तो उसको भी कमीशन और डिपार्टमेंट मान लेता है,
समझ में आ गया? तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मान लो कि इनमें से आपकी इसमें कोई नहीं लिखा है और आपने फिर भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है, आपके सिलेबस में कहीं स्टैटिस्टिक्स है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने कॉलेज के लेटर पैड पे, ठीक है, कॉलेज के लेटर पैड पे लिखवा के ले लेना है कि आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। वो लिख देंगे आपका नाम, आपका रोल नंबर, कि इस विद्यार्थी ने इस साल में स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो वो सफिशिएंट है, उससे भी आपका काम चल जाएगा और डिपार्टमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है रिगार्डिंग ग्रेजुएशन, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ना। बहुत सारे बच्चे अवॉइड कर देते हैं, सोचते हैं यार हम तो है ही नहीं तो हम क्यों तैयारी करें। जबकि आप देखोगे ना लॉन्ग टर्म में, भाई आप जब पढ़ोगे ना तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्टैटिस्टिक्स तैयारी करते ही नहीं है, तो आपको उसका बेनिफिट लेना चाहिए ना भाई। आप इधर देखोगे तो पूरी सारी पोस्ट के लिए कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, और एक तरफ आप जेएसओ के लिए देखो तो कॉम्पिटिशन है ही नहीं। जबकि जेएसओ जो पोस्ट है वो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है ना, वो ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट है और लेवल 6 की है, यानी कि 35,400 आपका बेसिक पे है। और जहाँ पर आपके पास में कुछ भी नहीं है ना, उस कंडीशन में अगर थोड़ा सा भी कुछ होता है तो मैं तो उसको बुरा नहीं मानता। कम से कम आप कहीं तो हो, कुछ तो आप अचीव कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ को हाथ में रखना जहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे ये कहा था कि भाई आप जेएसओ बन करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, मतलब कि जेएसओ के थ्रू आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ये बात मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं कभी नहीं कहूँगा कि जेएसओ किसी की ड्रीम जॉब होगी, क्योंकि मैं क्लियर बोल देता हूँ कि जेएसओ की पोस्ट में कोई पावर आप फील नहीं करने वाले हो। पर जैसे ही आप इनकम टैक्स में जाते हो, है ना, जैसे आप इस डिपार्टमेंट में जाते हो ना, तो आपको एक ताकत फील होती है। इस डिपार्टमेंट की अपनी रेप्यूटेशन है, और जब इसका हिस्सा बनते हो आप, किसी भी चीज़ का जब हिस्सा बनते हो, तो उसकी जो पूरी प्रेस्टीज है वो पूरी की पूरी आपको मिल जाती है। तो इनकम टैक्स में जॉब करना मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप में, और इंस्पेक्टर मतलब एक ऑफिसर लेवल की रैंक होती है। तो कैसे आप जेएसओ के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो? तो देखो, आप नोटिस ठीक से पढ़ते नहीं हो। मैं पढ़ता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा उसमें, ठीक है। और मैं हर साल ये बात बताता ही हूँ, बट क्योंकि आप अभी वीडियो देख रहे हो, शायद पहली बार आपको मालूम पड़े ये बात। देखो, जैसे कि आपको पता ही है कि SC ST OBC को एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन जनरल कैटेगरी को भी मिलता है। कैसे मिलता है? अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हो और आपने 3 साल रेगुलर नौकरी करी है, कंटिन्यूस सर्विस है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपकी जो एज लिमिट हो जाती है वो 40 साल हो जाती है। मतलब कि अभी आपकी कितनी एज लिमिट है? जैसे सारी पोस्ट के लिए 30 साल है और जेएसओ के लिए 32 साल है ना, तो अदर पोस्ट के लिए आपकी 30 साल है। मतलब कि मैं अगर बात करूं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, है ना, उसके लिए तो आपकी 30 साल एज लिमिट है। पर अगर आपने 3 साल एज अ जेएसओ जॉब कर लिया, तो आपकी जो एज लिमिट है वो आने वाले 3 साल बाद अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो आपकी एज लिमिट 40 ईयर्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने का, इनकम टैक्स में घुसने का, ठीक है। एक्चुअली इसमें क्या लिखा हुआ है क्लियर ये समझ लो कि ये जो है ना, ये क्राइटेरिया है वो केवल ग्रुप सी पोस्ट के लिए है ना। क्या लिखा है? एडिशनल परमिसेबल इलेक्शन इन अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप सी पोस्ट, मतलब कि एसएससी के अंदर, सीजीएल के अंदर जितने भी ग्रुप सी पोस्ट है उन सब के लिए ये क्राइटेरिया है कि अगर आपने 3 साल कंटिन्यूस सर्विस कर ली तो आप सारी ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट 40 साल हो जाती है। तो पहले तो ये देख लो कि ग्रुप सी पोस्ट कौन कौन सी होती है। ऑडिटर होती है सीएजी में, सीजीडीए में, मिनिस्ट्रीज में, ठीक है। अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, फिर पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, फिर आपका सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क हो गया, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सीबीडीटी, सीबीआईसी, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के अंदर आपकी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ना। और ये भी पावरफुल पोस्ट होती है, ये डिपार्टमेंट ही बहुत पावरफुल है। इन सभी पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 40 साल हो जाएगी। इन सभी पोस्ट के लिए, जिसके लिए 27 साल है, ठीक है, इन सभी के लिए आपकी एज लिमिट 40 साल हो जाएगी अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में 3 साल कंटिन्यूस सर्विस की है, ठीक है। अब इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट पोस्ट है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये भी एक्चुअली ग्रुप सी के अंदर ही आती है। आप देखोगे कि जेएसओ की पोस्ट है वो ग्रुप बी ऑफिसर की पोस्ट है, लेकिन इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो है ग्रुप सी की। तो ग्रुप सी में होने की वजह से ये जो क्राइटेरिया आपका है ये वाला कि 40 साल एज लिमिट हो जाएगी ग्रुप सी पोस्ट के लिए, ये आप पे अप्लाई हो जाएगा अगर आप एज ए जेएसओ जॉब करते हो 3 साल के लिए, और 3 साल के बाद आप एग्ज़ाम देते हो तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, ठीक है। तो हालांकि आपको पढ़ना पड़ेगा उसके बाद में, लेकिन एक डाउट और क्लियर करता हूँ। बहुत सारे बच्चों में ये डाउट रहता है कि भाई हम तो 3 साल नौकरी कर रहे हैं, अब 3 साल में हमको कई सारे इंक्रीमेंट मिल चुके हैं, हमारे तो मान लो आप 50,000 पे लगे, है ना,
50,000 रुपये लगे और आपने 3 साल जॉब करी, 3 साल के बाद आपकी सैलरी हो गई 65,000, है ना। तो 65,000 आपकी सैलरी, मतलब कि 3 साल में जो आपको इंक्रीमेंट मिले हैं। अब जैसे ही आप जेएसओ को छोड़ के आप आईटीआई में जाते हो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते हो, तो जो आपको ये इंक्रीमेंट मिला है 15,000 रुपये, जो भी एक्स्ट्रा आपने कमाया है ना, वो इसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। समझ में आया? मतलब आप बेसिक सैलरी से स्टार्ट नहीं करोगे। ये रूल होता है गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट में। जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हो तो आपकी जो सैलरी होती है, आपकी जो नेशनल पेंशन स्कीम का जो अकाउंट होता है, ईपीएफओ का अकाउंट है, वो एज इट इज शिफ्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको ज़्यादा सैलरी हो गई फिर कम पे काम करना पड़ेगा, नहीं, उल्टा आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो सैलरी के पॉइंट से देखेंगे तो आपको उसका नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, बट एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि आप एक अच्छी डिपार्टमेंट का हिस्सा बन सकते हो, भले आपकी एज जा चुकी है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे निराश होते हैं कि हमारी तो एज निकल गई है, या हम अभी मतलब एज जा चुकी है, अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, या फिर अब क्या हो सकता है हमारे लिए, क्या अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, ढूंढने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ढूंढोगे तो मिल जाएगी, अच्छी पोस्ट है, अच्छा डिपार्टमेंट है। और एज ए जेएसओ, अगर आप देखो, जेएसओ को लेना कंपेरेटिवली ईजी है। अगर आप उसको ले लेते हो, ले करके आप 3 साल जॉब कर लो, है ना, क्योंकि आपके पास में गवर्नमेंट जॉब होगी तो कहीं ना कहीं हिम्मत होती है, सैलरी आती रहती है तो बहुत बहुत हिम्मत लगती है। घर वाले आपको बातें नहीं सुनाएंगे, कोई इशू नहीं है, मतलब आपको जो बेसिक खर्चे वो पूरे हो जाएंगे कम से कम। और वो करते करते आपका जो ख्वाब है अच्छा डिपार्टमेंट में जाने का, वो आप यहाँ से पूरा कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। और जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो जेएसओ के लिए अप्लाई ज़रूर करना, और अप्लाई अभी कर देना। जैसे बहुत सारे बच्चे जो एज रेकनिंग इशू से जुड़े हुए हैं, उनको भी कहूँगा कि कृपा करके आप अप्लाई कर दें, है ना। अगर आपको लगता है कि आपकी 30 कंप्लीट हो गई, जैसे एसएससी के हिसाब से आप 30 प्लस हो गए हो, तो अप्लाई आप नहीं कर सकते। तो आप जेएसओ वाले में जो 18.1 और 18.2 है, वहाँ पर यस कर दो, है ना। तो ऑटोमेटिकली आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, है ना। और रहा सवाल वेरिफिकेशन का, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि अगर हम इसके लिए एलिजिबल हैं ही नहीं और हम इसके लिए यस कर रहे हैं, तो हमारा क्या नुकसान होगा। आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये वेरीफाई कौन कर रहा है आपसे, कौन पूछने आ रहा है कि आप एक्चुअल में एलिजिबल हो या नहीं हो। भाई 12-15 लाख बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, 15 लाख बच्चों से एक एक से भी कोई पूछ रहा है कि आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करो। ये वेरिफिकेशन कब होगा पता है? जब पूरी एग्ज़ाम आप क्लियर कर लोगे, पूरी प्रोसेस ख़त्म कर लोगे, और फाइनली जब आपका जिस डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगेगी उसमें आप डीवी के लिए जाओगे, मतलब डीवी करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डिपार्टमेंट होगा आपका करेगा, वो उसको ही पता चलेगा कि आपने ये यस किया था या गलत किया या सही किया है। समझ में आई बात? तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका, ठीक है। और मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती कंपटीशन बढ़ा दो। मेरे बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको होश ही नहीं होता है कि वो एलिजिबल है या नहीं है। बाद में मालूम पड़ता है कि हम तो एलिजिबल थे और हमने वहाँ पर टिक नहीं किया, हमने पॉइंट नंबर 18.1 में हमने नो कर दिया, और उस वजह से हमारा एडमिट कार्ड ही नहीं आया। तो आप एक अच्छी भली पोस्ट से वंचित हो गए, आपकी एक लापरवाही की वजह से या अज्ञानता की वजह से, ठीक है। तो यस करना में कोई नुकसान नहीं है। अगर आप एलिजिबल ना भी हो, एग्जाम में मत बैठना, ठीक है, स्टार्ट से पेपर में मत बैठना। उस पोस्ट के लिए अगर सिलेक्शन हो भी जाए, मत जाना डीवी के लिए। समझ में आ रही है बात? तो कोई नुकसान नहीं है इसमें, ठीक है। बट अप्लाई ज़रूर कर दो। और सबसे कहूँगा कि अभी मैं देखने में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि अप्लाई करने में इशू आ रहा है, सर्वर हैंग हो रहा है और टाइम बहुत लग रहा है सबमिट करने में फॉर्म। तो भैया टाइमली अप्लाई कर देना। शायद 3 मई आपकी आखिरी डेट है ना, 3 मई आखिरी तारीख है, और आई थिंक 4 या 5 तारीख दी है करेक्शन के लिए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अप्लाई कर भी दिया और इसमें मान लो नो कर दिया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। करेक्शन का विंडो खुलेगा 4-5 को, जब भी खुलेगा तो करेक्शन के विंडो में जा करके वहाँ पर आप यस कर देना, क्योंकि इसमें आपको आगे चल के बेनिफिट दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। ऐसे और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।